फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है माफिया राजनीतिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भाजपा। जो खीरी लखीमपुर में जो घटना घटी है, जिसमें कि 8 किसान रौंद कर मार डाले एक मंत्री के बेटे ने, ये अपने आप में अकेली घटना नहीं है। ये जो अभी तक हमारे यहां जो सोशल साइंटिस्टों के बीच में जो एक कल्चर मूल्यांकन की चलती रही है, राजनीतिक दलों के बीच में मूल्यांकन की एक कल्चर चलती रही है कि भाजपा तो एक सांस्कृतिक दल है या भाजपा एक सांप्रदायिक दल है और भाजपा एक बुर्जुआजी की पार्टी है। मैं इस थ्योरी से एकदम बुनियादी तौर पर असहमत हूं। हम भी इसी दृष्टिकोण से लिखते रहे हैं, लेकिन जो पिछले 10-12 साल का जो बीजेपी के शासन का जो अनुभव है, उसने कुछ नए यथार्थ के दर्शन कराए हैं और वो नया यथार्थ बहुत भयानक है। तो ये मेरी पहले तो यही गुजारिश है कि भाजपा पर बात करते समय अब इस रूप में बात नहीं की जानी चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि इस रूप में बात की जानी चाहिए कि भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण माफिया गिरोहों का दल है। और ये जब मैं कह रहा हूं कि माफिया गिरोहों का दल है, तो ये बात प्रैक्टिकली उनके आचरण से पुष्ट होती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को कि अभी तक क्यों नहीं बहुत सारी पार्टियां जिनके के अंदर माफिया कल्चर नहीं है, वे क्यों नहीं इस बात को उठाती। ये विलक्षण कॉम्बिनेशन है ये, और इसका आवरण जो है वो आरएसएस, हिंदुत्व, राम मंदिर, बहुसंख्यकवाद, मुस्लिम विरोध, ये जो सारी चीजें ये इसके सिर्फ मुखौटे हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी माफिया गिरोहों का संगठित दल है। पिछले 7 साल में जिस तरह की लूट हुई है, वैसी लूट हिंदुस्तान के पिछले 2000 वर्ष के इतिहास में कभी किसी शासक ने नहीं की। और इस तरह की लूट सिर्फ अनअकाउंटेड लूट सिर्फ माफिया गिरोह करते हैं। जिन लोगों को यह इल्यूजन है कि बीजेपी बहुत भले लोगों की पार्टी है, आरएसएस एक बहुत भले लोगों का दल है, वो अपने इस इल्यूजन में रहें। लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदल जाती कि भाजपा के आवरण के अंदर, भाजपा के अंदर स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, ग्लोबल माफिया गिरोह काम कर रहे हैं। और ये जो माफिया गिरोहों का विभिन्न स्तरों पर जो मोबिलाइजेशन है भाजपा का, वो कमाल का मोबिलाइजेशन है। आपको कन्विंस कर दिया गया है, भारत की जनता को कन्विंस कर दिया गया है कि वे देश सेवा कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के लिए वे काम कर रहे हैं। क्राइम का इस तरह से संरक्षण मेरी नजर में विरल घटना है। कायदे से इस पर बात की जानी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भाजपा माफिया गिरोहों का एक संगठित दल है। उसमें अनेक विभिन्न लेयर पर, और किस तरह से दल है वो, उसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दे रहा हूं। आप मेरे कहने से आप सिर्फ इंटरनेट पर जाइए और यूपी में गैंगवार या यूपी में माफिया गिरोह, इनको सर्च करना शुरू कीजिए। आपको जो कहानियां मिलेंगी पढ़ने के लिए, वो कहानियां चौंकाने वाली होंगी और आपका दिल दहलाने वाली होंगी। मैं वो कहानियां पढ़ के यहां अपना जो मूल्यवान समय वो नष्ट नहीं करना चाहता।
2017 में जो असेंबली चुनकर आई, उस असेंबली की कंपोजिशन तो देखिए आप कम से कम। एक तो वे गिरोह हैं जो कि नीचे गैंग के तौर पर सक्रिय हैं, जिनको के बीजेपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने गैंग की लिस्ट जारी की है, जो कि नीचे अवेलेबल है प्रत्येक थाने में, यूपी के लेवल पर अवेलेबल है। उनका कहना है कि 30, 35, 25, उन्होंने ऑफिशियली 25 की लिस्ट जारी की है, लेकिन यूपी इतना बड़ा प्रदेश जिसकी तकरीबन 25 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन, उसे खाली 24 गैंग संभाल रहे हैं। किसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग? ये गलत फहमी है। उत्तर प्रदेश में हर शहर में एवरेज 3 दर्जन से ज्यादा गैंग हैं और गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं। और आपने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिस्ट जारी की गैंग के खिलाफ में एनकाउंटर कल्चर को समृद्ध करने के लिए। तो यूपी की पुलिस ने एक लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो गैंग हैं हमारे यहां। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ये मेरी खबर नहीं है, ये अखबार की ऑफिशियल खबर है। और ऑफिशियल जो हम लोग जानते हैं वो तो और भी भयानक है। हिंदी के प्रमुख अखबार का कहना है, जो कि इस इलाके में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कि अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 499 गैंग सक्रिय हैं। और ये 499 गैंग की जो लिस्ट है, ये पुलिस ने बनाई है। इसमें एमएलए शामिल नहीं है, इसमें सरपंच शामिल नहीं है, इसमें बीजेपी के नेता जो गैंग की तरह काम करते हैं नीचे, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके नाती, उनके पोते जो गैंग की तरह काम करते हैं, ये वे शामिल नहीं है। तो अगर अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 499 गैंग रजिस्टर्ड हैं, किसके संरक्षण में है ये लोग? अगर ये बात सच है कि 499 गैंग अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या 499 गैंग के मुखिया एनकाउंटर में मारे गए? नहीं। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं ना, अपने को कहते हैं कि हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं योगी जी। उनका कहना है कि ठोको कल्चर यानी एनकाउंटर कल्चर इज द बेस्ट कल्चर। मैं सिर्फ सरकारी उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे झूठ सरकार ने आंकड़ों के जरिए पाला हुआ है और आपकी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। मार्च 2017 से लेके 15 फरवरी 2021 तक योगी सरकार ने 7,500 एनकाउंटर या मुठभेड़ें की। 7,500 एनकाउंटर मुठभेड़ें। कितने लोग मारे गए इसमें? अरे 7,500 मुठभेड़ हुई तो कम से कम 7,500 गुंडे तो मारे जाने चाहिए। जी नहीं, सिर्फ 132 क्रिमिनल मारे गए। अगर मुझसे पूछे, कानूनन ये भी अपराध है, आप एनकाउंटर करके मार नहीं सकते किसी को। लेकिन अगर 7,500, 7,500 एनकाउंटर हुए हैं, तो एनकाउंटर में उपलब्धि दर क्या है? क्यों बच जाते हैं अपराधी? योगी सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए। 132 क्रिमिनल मारे गए और 2,900 यानी 3,000 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। बचे कितने? यानी आपने मार के और गंभीर रूप से घायल करके सिर्फ 3,000 अपराधियों तक आपकी गोली पहुंची।
तब भी 7,500 4,500 अपराधी आपके पुलिस की गोली से बाहर निकल गए। कमाल की पुलिस है। और एवरेज देखिए, घायल किया है 2,900 अपराधियों को, और पुलिस कर्मी शहीद हुए 14 और घायल हुए 1,100 से अधिक लोग। यानी हर 3 अपराधियों को घायल करने में एक पुलिस वाला घायल हुआ है। कितनी एक्सपर्ट पुलिस है। इसके बावजूद यानी एनकाउंटर दर एनकाउंटर, खुली छूट एनकाउंटर की, इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बतर्ज यूपी गवर्नमेंट 499 गैंग सक्रिय हैं। और ये गैंग छोटे मोटे गैंग नहीं है। इनमें एमपी एमएलए, बीजेपी के एमपी एमएलए जिनके के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें अगर आप शामिल कर लें और आप पूरे उत्तर प्रदेश की छवि बनाएं कि उत्तर प्रदेश में कितने गैंग सक्रिय हैं और उनमें से उन गैंग को किस तरह से यूपी पुलिस या बीजेपी की सरकार का खुला संरक्षण है, उनके साथ में खाली आप एमएलए जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हें जोड़ दीजिए। आप एमपी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको जोड़ दीजिए आप। मसलन अभी जो प्रेजेंट जो विधानसभा है उसमें 114 एमएलए हैं बीजेपी के जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक केस चल रहे हैं, हत्या के, मर्डर के, जिनमें 5 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, ऐसे केस चल रहे हैं। बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए उनमें 35 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर हत्या के केस चल रहे हैं। तो 114 और 35 मिला के यानी तकरीबन 150 तो ये खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाले लोग हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं और जो अलग से गैंग इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं वे लोग। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किस तरह की राजनीतिक संस्कृति को विकसित किया है, खुलेआम क्रिमिनल कल्चर को विकसित किया। और वो क्रिमिनल कल्चर जो है वो तमाम किस्म के, जिसे कहें कि झूठे फसाड की आड़ में, कहीं वो मंदिर, कहीं वो मस्जिद, कहीं वो देवालय, कहीं वो शिवलिंग, कहीं वो पदयात्रा, इन तमाम किस्म की आड़ में वो सारे के सारे आयोजन कर रही है। और ये क्रिमिनल कल्चर, ये माफिया कल्चर, ये अकेली बीजेपी की कल्चर नहीं है, इससे बाकी दल भी प्रभावित हैं कमोवेश। लेकिन सत्ता में तो ये लोग हैं। तो बीजेपी के वर्ग चरित्र का मूल्यांकन करते समय, बीजेपी के पॉलिटिकल कैरेक्टर का मूल्यांकन करते समय यह चीज केंद्र में लाई जानी चाहिए कि बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर माफिया गिरोहों की तरह काम करती है। माफिया गिरोहों की जो कल्चर है उसकी तरह बीजेपी के सांसद, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री काम करते हैं। क्या है ये माफिया पॉलिटिकल कल्चर जिसकी वजह से, जिसकी तरह से ये लोग काम करते हैं? कौन सी चीज है ऐसी जो कि ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माफिया कल्चर का एक सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि माफिया कल्चर, माफिया जो होता है वो माफिया अपने को कानून से ऊपर मानता है, कानून उसके ठेंगे पे। आप बीजेपी के किसी भी नेता से बात कीजिए, तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, किसी भी नेता से बात कीजिए, वो न सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, न वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, न वो किसी भी कानून के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। तो माफिया कल्चर जब आएगी केंद्र में
और माफिया राजनीतिक कल्चर आएगी तो उसकी पहला टेस्ट है, बीजेपी के नेता अपने को कानून से ऊपर समझते हैं और यह माफिया कल्चर का कोर है। जिन लोगों को लगता हो कि बीजेपी के लोग भले भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, कल्चर लोग हैं, वेल बिहेव लोग हैं, वे लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिन लोगों के ऊपर दंगों में सैकड़ों लोगों की हत्या के जिनके ऊपर चार्ज थे, ऐसे लोगों के केस बिना केस चले ही वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि हम कानून को नहीं मानते। माफिया का जो विचार क्षेत्र है, जहां से कि माफिया जो है अपने चेतना का प्रचार और प्रसार करता है, जहां से कि वो अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है, वो ये कि मैं कानून से ऊपर हूं। हम जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा केस चालू करा के देखे। जो केस योगी सरकार ने वापस ले लिए, मुजफ्फरनगर के दंगों में जो लोग शामिल थे, हजारों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की संपत्ति नष्ट हुई, अनेक लोग मारे गए, उसमें सबके केस वापस ले लिए गए। कानून का शासन ठेंगे पर, इसे कहते हैं माफिया कल्चर। माफिया कल्चर के लिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी का मंत्री गोली चलाते हुए दिखाई दे, जैसे कि कोलंबिया में दिखाई देता है। माफिया कल्चर का मतलब यह है कि कानून से हम ऊपर हैं, कानून हमारा गुलाम है। और लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, या लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यह जो माफिया कल्चर है, जिसको कि बीजेपी ने विकसित किया है, टॉप टू बॉटम, यूपी से लेकर दिल्ली तक, मोदी से लेकर योगी तक। मैं एक छोटे से पद, क्योंकि नरेंद्र मोदी को छोटे से पदबंध में बात करने की आदत है, तुकबंदी बनाने की आदत है, तो मैं नरेंद्र मोदी और योगी दोनों के लिए ही संबोधित करके ये बात बता रहा हूं, और आप लोगों के लिए भी। उनकी जो एक्शन की राजनीति है और थ्योरी है, फिलॉसफी है, ट्विस्ट, टर्न एंड नॉन स्टॉप एक्शन। नरेंद्र मोदी से लेकर योगी तक हर बीजेपी के नेता के अंदर यह एक बीमारी, ट्विस्ट, टर्न्स एंड नॉन स्टॉप एक्शन, यह बीमारी हर नेता के अंदर मिलेगी, और यह माफिया कल्चर का मूल मंत्र है। आज वो एक योजना का फीता काट रहे हैं, 1.5 घंटे बाद दूसरी योजना का फीता काटेंगे, चौथे घंटे के बाद में कहीं एनकाउंटर होगा, 5वें घंटे के बाद में कहीं वो किसी को अफीम के साथ पकड़ लगेंगे, 6ठे घंटे के बाद में वो किसी और एक्शन में दिखाई देंगे। तो ट्विस्ट, टर्न्स एंड नॉन स्टॉप एक्शन, ए मंत्र, जो दूसरा मंत्र जिसको कि बीजेपी ने माफिया कल्चर से बोरो किया है, यह मंत्र आजकल पॉलिटिकल एक्शन के लिए सबसे एप्रोप्रिएट माना जाता है कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे हैं, तत्काल एक्शन लेते हैं, तत्काल एकदम ट्वीट करते हैं, तत्काल चीजों को घुमा देते हैं। और विराम और विश्राम तो एकदम नहीं लेते, 22 घंटे काम करते हैं, नॉन स्टॉप। एक अन्य चीज जो कि माफिया कल्चर का हिस्सा है, जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए, जो दिल्ली में रहते हैं उन दिल्ली में रहने वालों के लिए, या जो भाजपा शासित राज्यों में रहते हैं उनमें, माफिया कल्चर का एक सबसे दूसरा पहलू जो है, जहां के माफिया कल्चर दिखाई देती है, वो ये कि उनके नाम पर जो पुलिस के एक्शन होते हैं ना, मतलब यूपी में जो पुलिस के एक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जिनके यहां छापा डालते हैं, इंक्वायरी करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, वो एक तरह से उत्पीड़न का क्लाइमैक्स होता है, नाइटमेयर की तरह होते हैं। पुलिस जब एक्शन लेती है, यानी माफिया कल्चर से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उसमें पुलिस
पुलिस एकदम अंतर्ग्रथित ढंग से बीजेपी के नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। वो बीजेपी से स्वतंत्र होकर काम नहीं करती पुलिस। तो पुलिस के जो एक्शन होते हैं वो प्रत्येक परिवार के लिए एक तरह से नाइटमेयर की तरह होते हैं, दुस्वप्न की तरह होते हैं, और वे जिस परिवार में घुसते हैं उस परिवार को एकदम तहस नहस कर देते हैं। वो लगे ना वो शाहरुख खान के पीछे। और इसमें जो सबसे बढ़िया बात होती है वो क्या कि लगातार आपके पास में एक नाटकीय ढंग से स्टोरी आती जाती है। ये जो आर्यन वाली जो कहानी आ रही है लगातार, शाहरुख, हो सकता है कि वो लड़का इन्वॉल्व हो, आई डोंट बॉदर कि वो इन्वॉल्व हो, आप उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन ये लगातार कहानियां क्यों आ रही हैं? ये कंटिन्यूअसली ड्रामेबाजी वाली नाटकीय कहानियों का आना और मीडिया में उसका प्रोपेगेंडा होना। बीजेपी का जो मीडिया गैंग है वो गैंग लगातार उसको फेसबुक पर प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करता है। और ये ज्यादातर कहानियां गढ़ी हुई कहानियां होती हैं, मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, इनका सच से कोई लेना देना नहीं होता। ये कहानियां क्यों फैलाई जाती हैं? ये माफिया मीडिया, ये माफिया पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है जिससे कि आम लोगों में दहशत और टेरर पैदा किया जाए। इसलिए लोग बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोलने से डरते हैं। पुलिस के एक्शन में सच नहीं होता, विवरण होते हैं। तकरीबन 25 से अधिक लोग दिल्ली के दंगों के नाम पर जो लोग पकड़ के बंद किए गए थे, कानून ने उनको यह पाया कि पुलिस ने चार्जशीट जो जमा किया उसका कोई लेना देना नहीं उनकी गिरफ्तारी से। झूठी कहानियां गढ़ी हुई हैं उसमें, सच से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस एक्शन के नाम पर जो विभिन्न लोगों के घरों पर धावे बोले गए, जांच की गई, तहकीकात की गई, वो नाइटमेयर की तरह थी, दुस्वप्न की तरह थी। मसलन अगर आपको किसी के खिलाफ में यह लगता है कि इसने टैक्स चोरी किए, आप उसे नोटिस दीजिए, उसे घर आने दीजिए, उसका आप उसे ऑफिस आने दीजिए, जवाब देने दीजिए, अदालत में केस रह जाइए। लेकिन आप तो अदालत में केस, आप तो ईडी के छापे के बाद में नकली कहानियां लगातार कहानियां और उनका प्रोपेगेंडा। तो पुलिस के एक्शन उत्तर प्रदेश में जिन जिन परिवारों में के खिलाफ में पुलिस के एक्शन हुए, जिन परिवारों में पुलिस गई है, वहां वो एक तरह से दुस्वप्न की तरह गई है और उसने एक तरह से वहां भयानक दहशत पैदा की है, भयानक उत्पीड़न किया है। आप कल्पना कीजिए कि नए नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ में किस तरह के एक्शन लिए गए। उनकी संपत्तियां कुर्क की गई। खाली जुलूस और धरने करने पर संपत्तियां कुर्क हो रही हैं भारत में। माफिया पॉलिटिकल कल्चर का यह हिस्सा है कि पुलिस जब एक्शन लेती है तो वो एक तरह से दुस्वप्न की तरह होती है और दहशत और आतंक का पर्याय होती है पुलिस की कार्रवाइयां। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का संविधान लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली की इजाजत देता है। लोकतंत्र का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, वो किसी को आतंक की और दहशत की कार्य प्रणाली विकसित करने का या माफिया कल्चर विकसित करने का अधिकार नहीं देता। तो पुलिस अपने एक्शन के जरिए, जिसे कहें कि इंटेंसिव ढंग से गढ़ी हुई कहानियां और ड्रामेबाजी और उसकी लगातार फीडबैक मीडिया में प्रक्षेपित करती है। आपको उसमें सच का पता नहीं चलेगा, सच क्या है ये पता नहीं चलेगा। पुलिस के इस तरह के एक्शन से जो रियल माफिया है, जो सचमुच में डॉन है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जो रियल कल्प्रिट है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साधारण आदमी, एक निर्दोष आदमी, वो निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होगा और वो दहशत में आ जाएगा। मेरे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो जब अखबार में ये कहानियां पढ़ेंगे
तो वे बीजेपी के नेताओं से डरेंगे, वे बोलने से डरेंगे उनके खिलाफ। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो बीजेपी में जो माफिया कल्चर विकसित हुई है, बीजेपी के हर नेता के पास, बीजेपी के हर एमपी और एमएलए के पास में अपनी एक लठैत टीम है। आप ये भी कह सकते हैं उनकी पर्सनल ग्रुप हैं जो कि उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। हर नेता के पास है, हर एमपी एमएलए के पास है 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 के, 200 के लठैतों के ग्रुप हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर माफिया कल्चर और माफिया गिरोह की संस्कृति का विकास हुआ है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि बीजेपी की जो लोग हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कानून मंत्री हो, चाहे वो नीचे साधारण सा कार्यकर्ता हो, वह डरता नहीं है किसी से, वो कानून से नहीं डरता। माफिया के कल्चर का ये एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि माफिया कभी डरता नहीं है। हम राजनीति करते रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, लेकिन डरते भी रहे हैं कि कहीं ऐसा लोग हमारे इस एक्शन से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। बीजेपी के लोग तो सरेआम कत्ल कर रहे हैं, सरेआम कत्ल करके 8 लोग मार दिए, लेकिन उसके अंदर डर नहीं है। उसने सोचा ही नहीं कि गाड़ी कुचलती हुई जाएगी, लोग मर जाएंगे। लखीमपुर खीरी में जिस नेता के लड़के ने गाड़ी से लोगों को कुचला, वह सिर्फ एक मैसेज देता है कि बीजेपी के लोग डरते नहीं हैं। और ये जो भय रहित एक्शन करने की जो पद्धति और दृष्टि है, ये भय रहित जो दृष्टि है, ये एकमात्र माफिया के यहां होती है और किसी के यहां नहीं होती। राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं तो भीड़ आई तो रोक लेते हैं गाड़ी, उतर के पूछते हैं क्या बात है, आप नाराज क्यों हैं? लेकिन नहीं, वो तो कुचलते हुए चले गए, गोली चलाते हुए चले गए, दंगा करते हुए चले गए। इलाके के इलाके, बाजार के बाजार उन लोगों ने एक जमाने में लूटे हैं। कौन नहीं जानता गुजरात के दंगों को? गुजरात के दंगों में जो बाजार लूटे गए, दुकान लूटी गई, पूरी की पूरी मुसलमानों की इकोनॉमी ध्वस्त कर दी गई। कौन सी चीज थी? वही चीज बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिमाग में यह है, डरो मत, भय रहित रहो, निर्भीक। अरे कानून का डर तो इस देश में हर नागरिक के अंदर होता है। कानून के डर के बिना तो आप जी नहीं सकते। तो बीजेपी का जो साथ कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी, जो व्यापारी है वो भी, वो डरता नहीं है। व्यापारी तो तमाम जो बहुत शिद्दत से काम करने वाले लोग हैं, जो कि तमाम किस्म के पेशे धंधे इन सब में जुड़े हुए हैं, वे तमाम किस्म के अवैध काम करते हुए वे डरते नहीं हैं। और ये जो भय रहित रहने की जो कल्चर है, ये कल्चर माफिया कल्चर है। थर्ड चीज, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि बीजेपी के अंदर क्राइम करके क्राइम पर गर्व करने की संस्कृति पैदा हो चुकी है। रेप करते हैं, वो रेप को सेलिब्रेट करते हैं। गैंग रेप होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। जो क्रिमिनल होते हैं, वो हत्या करते हैं, वो हत्या को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपराध पर गर्व करने की संस्कृति, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो कि माफिया राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है, वह है क्राइम पर गर्व करना। आपने क्राइम किया, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपकी आंखें झुकनी चाहिए। लेकिन आप ना तो माफी मांगते हैं, ना आपकी शर्म से आंखें झुकती हैं। आप गर्व करते हैं कि आपने कुचल दिया, आपने मार दिया, आपने लूट लिया, आपने बर्बाद कर दिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो कि माफिया कल्चर का हिस्सा है, जो कि बीजेपी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुकी है, जो सहमत नहीं हो उसे धमकाओ, दबाव में लाओ, इलाके दखल करो।
ये तीन चीजें माफिया कल्चर का हिस्सा थी और इन तीन चीजों का बीजेपी ने यूपी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके अपना विस्तार किया। और वे, जैसा कि मैंने कहा आपसे, निर्भीकता में वे एकदम अनपैरेलल हैं। माफिया के बाप हैं वो। माफिया की यही तो खूबी है कि वो डरता नहीं है। बीजेपी के लोग डरते नहीं, और ये डरना एक सामान्य डेमोक्रेटिक आदमी की मानसिकता है कि वो डरता है कानून कहीं टूट न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे अपराध हो तो मैं जेल में हूं। लेकिन बीजेपी के लोग डरते नहीं है। तो ये जो उनकी निर्भीकता है, ये निर्भीकता देश की कुर्बानी के लिए नहीं है, बल्कि अपराध के लिए की गई निर्भीकता है। और ये अपराध के लिए की गई निर्भीकता माफिया कल्चर का हिस्सा है, और ये बीजेपी का एक आभूषण बन चुकी है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज कह के मैं ये बात खत्म करूंगा। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए। माफिया में एक और गुण होता है जो कि बीजेपी में आ चुका है। माफिया का गुण यह है कि वह अत्याचार में और हिंसा में अपने सर्वोच्चतम रूपों का प्रदर्शन करता है। आप माफिया कल्चर के इतिहास को पढ़िए और देखिए तो वे हमेशा क्राइम करते हुए, उत्पीड़न करते हुए, मर्डर करते हुए, नृशंसता का प्रदर्शन करते हुए वे सर्वोच्चतम रूपों का प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी के लोग क्राइम करते हुए अपने सर्वोच्च रूपों का प्रदर्शन करते हैं। अनेक देश हैं ऐसे जहां माफिया से पुलिस डरती है। अनेक देश हैं ऐसे जहां के माफिया और पुलिस में लड़ाई भी होती है। और हमारे देश में हमारे देश में तो अब माफिया जो है वो राज सत्ता का हिस्सा है। सरकार उसके हाथ में है, सत्ता उसके हाथ में, तो पुलिस उसकी बंधक है, गुलाम है। या फिर पुलिस वाला जो है वो देखकर भी अनदेखी करता है, करे बीजेपी का नेता है क्यों बोलूं मैं। और जो पुलिस वाला बोलता है, रोकने की कोशिश करता है, उसकी सरेआम हत्या की जाती है, उसे उत्पीड़ित किया जाता है, उसके ट्रांसफर किए जाते हैं, उसे जीना दूभर कर देते हैं, उसे सस्पेंड तक किया जाता है। और यह सिर्फ चेतावनी है, यह सिर्फ चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जिस सिस्टम पर आप गर्व करते हैं, लोकतंत्र। यह चेतावनियां उन लोगों के लिए जो कानून के शासन की बात करते हैं कि बीजेपी के लोग कानून से परे हैं, जैसे माफिया कानून से परे है। अगर आप मुझसे पूछें माफिया का मतलब क्या है, माफिया का मतलब है मिजरी। भयानक दुर्दशा। आज आप अपने देश में अपनी आंखों से किसी भी इलाके में जाइए, आप भयानक दुर्दशा देख सकते हैं। नौकरी के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, प्रशासनिक, अकादमिक, हर स्तर पर दुर्दशा देख सकते हैं। और वे लोग कौन होते हैं? माफिया कौन होते हैं? वो तो राम जी के भी राम जी हैं, भगवान राम भी उनकी पूजा करते हैं। वो शैतानों के भगवान होते हैं। बीजेपी आज शैतानों के भगवान के तौर पर अपने को स्थापित कर चुकी है। और जो लोग इनके फॉलोअर हैं, जिन्हें हम लोग भाजपा समर्थक कहते हैं, ये फॉलोअर या भाजपा समर्थक, इनकी मुसीबत यह है कि ये अब बीजेपी के सिर्फ इन्फॉर्मर का काम करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो कहां जा रहा है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको, जो इनके समर्थक हैं, इनकी मुश्किल यह है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठी हुई है कि अपनी जान बचानी है तो भाजपा के इन्फॉर्मर की तरह काम करो। और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग मुश्किलों में फंसे।
तो माफिया कल्चर जिस तरह से इन्फॉर्मर पैदा करती थी और इन्फॉर्मर का नेटवर्क तैयार करती है, बीजेपी ने अपने समर्थकों का नेटवर्क इंटरनेट से लेके, व्हाट्सएप से लेके नीचे गली तक इस कदर तैयार किया है जिससे कि वह जाके बीजेपी के नेताओं को सूचना दे कि तुम्हारे खिलाफ में कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और आखिरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जहां के उत्तर प्रदेश में आप किसी भी दफ्तर में जाइए, किसी भी इलाके के थाने में जाइए, माफिया कल्चर का महत्वपूर्ण पहलू है कि जहां माफिया राज करते हैं, वहां माफिया जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाके में उनका शासन चलता है। कहने के लिए हम लोकतंत्र में रहते हैं और संविधान के अनुसार शासन चल रहा है, लेकिन नहीं, लोकतंत्र संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोकतंत्र संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, बल्कि बीजेपी के नेता जो कहते हैं उसी के अनुसार शासन चल रहा है। लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य के स्तर पर, दिल्ली में केंद्र के स्तर पर। तो अफसर, थाने, जिलाधीश, अब न्यायपालिका के ऑर्डर कितने प्रभावी होंगे और कितने जल्दी इंप्लीमेंट होंगे? क्योंकि न्यायपालिका का भी काम वो करने लगे हैं। इलाके दर इलाके आप जाइए, बीजेपी के लोग लोगों के आपसी झगड़े निपटाने का भी काम करने लगे हैं, तय करने लगे हैं। इसके लिए अगर किसी के साथ हिंसक ढंग से पेश आना पड़ा तो वो भी पेश आ रहे हैं, वो मामले सुलझाने के लिए। और वो गाय के लिए तो चारा खिलाते ही हैं, वो गरीबों के लिए खाना बांटते ही हैं, है ना, उनकी फोटो आती है। वो राम जी की सेवा में मंदिर बनवा ही रहे हैं क्योंकि वो राम भक्त हैं। यानी एक कल्याणकारी सो कॉल्ड जो बीजेपी की इमेज है, वो इमेज सिर्फ इस माफिया कल्चर के साथ में जो बीजेपी की इमेज एक में कर गई है, मिक्स कर गई है, इस इमेज को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जिन इलाकों में बीजेपी की सरकारें हैं और सक्रिय हैं, वहां न्यायपालिका एकदम निष्प्रभावी होकर रह गई है। एक ही उदाहरण दे रहा हूं मैं खाली, ये जो आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था कि हम जो प्राकृतिक आपदा से अगर कोई आदमी मरता है तो उस मरने वाले की हम आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख या 4 लाख रुपए देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग मरे हैं और ये प्राकृतिक आपदा से मरे हैं और आपको इसके लिए पैसा देना होगा कंपनसेशन, तो नरेंद्र मोदी ने सरकार ने साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट में, हम कोई पैसा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको देना होगा, आपकी जो मर्जी आए दीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ देना होगा, क्योंकि उसमें कानून में प्रोविजन है कि आप आर्थिक कंपनसेशन देंगे। तो सरकार ने क्या कंपनसेशन दिया? 50,000 रुपया प्रति कोरोना से जो मारे गए लोग हैं उनके लिए। अब आप अपना सर्टिफिकेट खोजिए कोरोना का। सारे देश में कोरोना का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया हॉस्पिटल्स ने। जो लोग कोरोना से मरे उनके पास में ये लिखा हुआ नहीं है कि वे कोरोना से मरे हैं। अब आप खोजते रहिए, घूमते रहिए। अब आप तो न्यायपालिका को कैसे निष्प्रभावी किया जाए, कानून को कैसे निष्प्रभावी किया जाए, ये पद्धति बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही इंटेलिजेंटली बीजेपी ने वर्कआउट किया। और यही तो काम माफिया करते हैं कि वे न्यायपालिका को एकदम प्रभावहीन बना देते हैं। बड़े पैमाने पर जमीन हथियाना, हफ्ता वसूली करना,
अनाप शनाप मुनाफे कमाना, मिलावटी माल बेचना, सरकारी जमीनों पर अवैध करना। अब तो खुल्लम खुल्ला सरकार कानून बना के दे रही है सरकारी जमीनें निजी कंपनियों को। तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? मैं आपको मथुरा में कम से कम ऐसे 50 स्पॉट दिखा सकता हूं, दिल्ली में ऐसे कम से कम 50 स्पॉट दिखा सकता हूं जो कि पब्लिक स्पेस को लोगों ने कब्जा कर लिया है और बीजेपी के समर्थक हैं, या वो किसी और के भी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। कहने का मतलब यह कि बीजेपी का जो विकास है, उस बीजेपी के विकास को हम भी खुद ये कहते रहे हैं आपसे कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ में उन्होंने एक तरह से बहुत संख्यकों को गोलबंद किया है और सांप्रदायिक राजनीति की है, उसका ध्रुवीकरण किया है। वो उसका एक राजनीतिक आवरण है। असल है उसकी माफिया कल्चर, माफिया एटीट्यूड। और माफिया कल्चर और माफिया एटीट्यूड में दो चीजें सबसे पहले दांव पर लगी हैं और वे नष्ट हुई हैं। एक तो ये सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और दूसरा है हमारा संविधान। और संविधान में जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वे दांव पे लगे, और इसको नष्ट किया है बीजेपी ने। और इससे कौन लोग प्रभावित हुए और कौन लोग फलीभूत हुए हैं, जिनको तमाम लाभ मिले, मोटे तौर पर आप साफ देख सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में, सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक जीवन को एक सुरक्षित जीवन में कन्वर्ट करने में भाजपा बुरी तरह असफल रही है, और यह माफिया कल्चर का टारगेट रही है। हमेशा सारी दुनिया में माफिया राजनीतिक संस्कृति ने सार्वजनिक सुरक्षा को और सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी लूट का हिस्सा बनाया है। सेकंड चीज, संविधान और कानून का शासन, हम इन दो से परे हैं, ऊपर हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो कि बीजेपी को माफिया राजनीतिक संस्कृति के फ्रेमवर्क में एकदम सुंदर ढंग से संयोजित करके एकदम फिट करती हैं। आप लाख का क्लास एनालिसिस कीजिए, आप लाख बीजेपी के नेताओं के भाषणों का विश्लेषण कीजिए, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि बीजेपी एक माफिया क्रिमिनल्स की पार्टी में बदल चुकी है, और आप अगर उसका अध्ययन नहीं करते, तो आप बीजेपी से लड़ नहीं सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी के जो तमाम किस्म के राजनीतिक प्रोपेगेंडा है उसको तो ध्यान रखें ही, बीजेपी के अंदर ये जो माफिया कल्चर है, इस माफिया कल्चर के चरित्र को भी ध्यान में रखें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।